हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन पे सॉइल साइंस का ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स पादप पोषक तत्व पे डिस्कस करूंगा। जहां तक हमेशा की तरह फिर से बोलना चाहूंगा, मैं उसी टॉपिक को लेकर आता हूं जो ज्यादातर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है या फिर आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो सेशन पे मेरा रहेगा प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो फर्स्टली बात करना चाहूंगा व्हाट इज प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक, जैसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे यूरिया की बात करेंगे। यूरिया क्या है? यूरिया इज अ फर्टिलाइजर। यूरिया क्या है? एक उर्वरक है। ठीक है, यूरिया में पाया जाता है नाइट्रोजन। 46% तक क्या पाया जाता है उसमें? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक क्या है? तत्व है। ठीक है, नाइट्रोजन एक क्या है? तत्व है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं किस पर? न्यूट्रिएंट पर डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज प्लांट न्यूट्रिएंट? यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे कि द एलिमेंट which is required for growth and development of the plants. Growth and development of the plants. बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है कि द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। क्लियर हुआ? कोई भी तत्व जो पौधे के वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है, उसे पादप पोषक तत्व प्लांट न्यूट्रिएंट कहा जाता है। क्लियर हुआ? ओके, यदि हम बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट के क्राइटेरिया का, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज गिवन बाय। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के जितने भी क्राइटेरिया है, तो प्लांट न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, प्लांट न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया आर्नन के द्वारा 1939 पे दिया गया। कब दिया गया? 1939 पे दिया गया। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि क्राइटेरिया कितने हैं, तो प्लांट न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया कितना है भाई? 3 है। कितने हैं? 3। तो 3 क्राइटेरिया दिया, तो वो क्या था? तो क्राइटेरिया ये था कि फर्स्टली बात करेंगे हम किसी भी प्लांट्स के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, मतलब द एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। किसी भी पौधे के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए पोषक तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट कहा उन्होंने। दूसरा बात यह है कि द एलिमेंट इज स्पेसिफिक, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूट्रिएंट। उन्होंने दूसरा क्राइटेरिया ये रखा कि पोषक तत्व निश्चित होते हैं, इसे किसी दूसरे के द्वारा पूर्ति किया नहीं जा सकता। क्लियर हुआ? देन थर्ड क्राइटेरिया की बात करेंगे कि एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। पौधे के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पोषक तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। यह रहा पोषक तत्वों का कितने क्राइटेरिया? 3। ठीक, कि पौधे के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए पोषक तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, पोषक तत्व निश्चित होते हैं, द एलिमेंट इज स्पेसिफिक, उसे किसी दूसरे के द्वारा पूर्ति किया नहीं जा सकता। आइए समझते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे प्लांट्स का रूट बना दिया। क्या बना दिया? रूट। फर्स्टली क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में पूछे किसी भी प्लांट्स के वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, किसी भी प्लांट्स के वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, वनस्पतिक वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो आंसर करिएगा नाइट्रोजन। ठीक है, किसी भी प्लांट्स के वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए कोई भी न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। यदि किसी भी प्लांट्स की बात करेंगे, उस प्लांट्स में रूट का फॉर्मेशन, तो किसी भी प्लांट्स में रूट का फॉर्मेशन या सीड जर्मिनेशन के लिए कोई भी न्यूट्रिएंट आवश्यक होता है,
तो एलिमेंट कौन सा है? फास्फोरस। एंड थर्ड पॉइंट, किसी भी प्लांट्स में यदि हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स, क्वालिटी प्रोवाइड करता है, या फिर यहीं पे बात करेंगे स्टोमेटा रेगुलेशन, किसी भी प्लांट्स में क्वालिटी या स्टोमेटा रेगुलेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो प्यारे बच्चों आंसर करेंगे पोटेशियम। अब होता क्या है, द एलिमेंट इज स्पेसिफिक, यदि उस पौधे में नाइट्रोजन का कमी है तो उसे नाइट्रोजन के द्वारा ही फुलफिल किया जा सकता है, ना कि पोटेशियम। यदि पौधे में रूट का फॉर्मेशन कम हो गया तो फास्फोरस फुलफिल करेगा, ना कि नाइट्रोजन। यदि वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगा तो वहां पे नाइट्रोजन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलो ये बात तो ठीक है, बट 3 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स? नाइट्रोजन। देन विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स? फास्फोरस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी एंड स्टोमेटा रेगुलेशन इन प्लांट्स? तब आंसर करिएगा पोटेशियम। क्लियर? इसके बाद एक एक जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको अपन क्लियर करेंगे, जहां से एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, पोषक तत्वों का वर्गीकरण में फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेसेसिटी, आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को हम देखते हैं। ठीक है, और नॉर्मली यदि क्वेश्चन की बात करेंगे तो सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन दिखाई देता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेसेसिटी, आवश्यकता के आधार पर 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्टली आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं संरचनात्मक तत्व। ठीक है, तो संरचनात्मक तत्व क्या होता है? इसे बेसिक एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है उसे क्या कहते हैं? बेसिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और ये जितने भी पोषक तत्व है ये पौधे को कहां से प्राप्त होता है? नेचर से। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को नेचर से प्राप्त होता है वो सभी किसके अंतर्गत आएगा? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कितने कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इज, तब आंसर करिएगा 3 आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एलिमेंट्स? तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन वह कौन सा न्यूट्रिएंट है जो पौधे को नेचर से प्रोवाइड होता है? तब भी आंसर करिएगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? ओके, देन नेक्स्ट वन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कोई भी तत्व, कोई भी न्यूट्रिएंट जो पौधे को 1 ppm से ज्यादा जरूरत पड़ता है, ppm पार्ट्स पर मिलियन। हार्मोन्स पे डिस्कस करूंगा, ppm से रिलेटेड जितने भी बातें हैं। तो जो द न्यूट्रिएंट मोर देन 1 ppm इज रिक्वायर्ड, तो जो कोई भी तत्व जो पौधे को 1 ppm से ज्यादा का जरूरत पड़ता है, ज्यादा की आवश्यकता होती है, उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और जो पौधे को 1 ppm से कम, लेस देन 1 ppm इज रिक्वायर्ड, तो जो 1 ppm से कम पौधे को आवश्यक होता है उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट को 2 भाग में बांटा गया है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी क्या है? जो पौधे को मैक्सिमम अमाउंट में जिसको जरूरत पड़ता है। इसी कारण इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि वह कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसे फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो आंसर याद रखिएगा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कितने हैं? 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। क्लियर हुआ? यदि टोटल नंबर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो 3 प्राइमरी में है, देन 3 सेकेंडरी पे है, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हो जाएंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हो जाएंगे? 6। तो मुख्य पोषक तत्वों की संख्या होती है 6। संरचनात्मक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स का जो नंबर है वो कितना है? 3। तो 6 और 3 9। आपने पढ़ा होगा कि टोटल जो पादप पोषक तत्वों की संख्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो 17 है। तो बचे हुए जो है वो कौन सा है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं भाई? 8। तो मैंने बता दिया जो पौधे को 1 ppm से कम का जरूरत पड़ता है, लेस देन 1 ppm इज रिक्वायर्ड, इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। याद रखिएगा आयरन, मैग्नीज,
कॉपर, क्लोरीन, बोरान, मोलिब्डेनम, जिंक एंड निकेल, ये सभी के सभी क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। एग्जाम में अभी अभी क्वेश्चन देखा गया, पूछा यह गया था कि निम्न में से वह कौन सा है जो 17 एलिमेंट्स है, 17वां पोषक तत्व। तो कॉपी में फर्स्टली नोट करेंगे, अच्छा कॉपी में नोट करते चलेंगे आप कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यदि पूछे तो टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 17 है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि 17 न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, तो आंसर याद रखिएगा निकेल। और एग्जाम में फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि निकेल को कब 17वां पोषक तत्व के रूप में शामिल किया गया, तब आंसर करिएगा 1987 में 17वां पोषक तत्व के रूप में शामिल किया गया। यदि एग्जाम में पूछे किस साइंटिस्ट ने किया था, तो ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने निकेल को 17वां पोषक तत्व के रूप में शामिल किया। क्लियर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसे याद रखिएगा। तो फर्स्टली जो क्वेश्चन है कि वह कौन से तत्व है जो एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है। तो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स में याद रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कार्बन। बट यदि चारों ऑप्शन में रहे तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स, किसी भी पौधे में ऊर्जा का भंडारण करने वाला तत्व कौन सा है, तब आंसर करिएगा क्या, फास्फोरस। एंड नेक्स्ट वन, एनर्जी एक्सचेंज, ऊर्जा के भंडारण करने वाले तत्व बोलेंगे तो आंसर करिएगा फास्फोरस। एनर्जी एक्सचेंज, ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले तत्व कौन से हैं, तब आंसर करिएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार करेंगे कि वह कौन से न्यूट्रिएंट है जिसे अधातु तत्व कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल एलिमेंट्स, तब आंसर करिएगा बोरान। ठीक, वैसे ही डबल स्टार करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लास्ट एलिमेंट्स। ओके, ब्लास्ट एलिमेंट होता क्या है, मतलब कोई भी तत्व, कोई भी न्यूट्रिएंट जो पौधे में ऑलरेडी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे ब्लास्ट एलिमेंट कहा जाता है। तो याद रखिएगा ब्लास्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सिलिकॉन जो है वो किस पौधे में पाया जाता है, तो सिलिकॉन जो रिच अमाउंट पे पाया जाता है, पैडी पे, धान पे पाया जाता है। ओके, क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट वन, स्केलेटन एलिमेंट्स। स्केलेटन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछे तो आंसर रखिएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। हड्डी, बोन का फॉर्मेशन करने वाले तत्व। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट, कैटालिटिक एलिमेंट्स, वह कौन से तत्व है जो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कैटालिटिक एलिमेंट्स के एग्जांपल याद रखिएगा आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। ठीक, कौन से है कैटालिटिक एलिमेंट्स, आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। ठीक, एलिमेंट्स में ही दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे भारतीय मृदा में किस मैक्रोन्यूट्रिएंट का सबसे ज्यादा कमी पाया जाता है, भारतीय मृदा में किस मुख्य पोषक तत्व का सबसे ज्यादा कमी पाया जाता है, तो आंसर लगाइएगा नाइट्रोजन। अर्थात भारतीय मृदा में नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व का कमी पाया जाता है। यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका इंडियन सॉइल पे मैक्सिमम डिफिशियंसी है, तब आंसर करिएगा क्या, जिंक। दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन सॉइल पे कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट का सबसे ज्यादा डिफिशियंसी पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। द इंडियन सॉइल पे सबसे कम किस माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी पाया जाता है, तो आंसर करिएगा जिंक। इसके बाद डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर ऑन प्लांट्स, पौधे पर दिखाई देने वाले कमी के लक्षणों के आधार पर पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस करूंगा। अपीयर ऑन प्लांट पार्ट्स, पौधे के भागों पर जो कमी के लक्षण दिखाई देता है,
जैसे याद रखिएगा ये पौधे का कोई भाग है, ठीक। पौधे का जो अपर लीफ होता है, ऊपरी जो पत्ती होता है उसे नई पत्ती कहते हैं, और किसी भी पौधे में जो निचली पत्ती होता है उसे पुरानी पत्ती कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुरानी पत्ती। ये वाला जो पार्ट है इसे शीर्ष भाग कहते हैं, शिरस्थ। इंग्लिश की बात करेंगे तो एपिकल पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट होगा कि वह कौन से पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण न्यू लीफ, नई पत्तियों पर दिखाई देता है। तो याद रखिएगा आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। क्लियर? आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि वह कौन से पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम। याद रखिएगा, ठीक है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार करेंगे। वह कौन से पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर दिखाई देता है। तो आंसर करिएगा जिंक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार करेंगे। तो जिस पोषक तत्व के कमी के लक्षण नई और पुरानी, न्यू एंड ओल्डर दोनों लीफ पर दिखाई देता है वो पोषक तत्व जिंक है। नई पत्तियों पर दिखाई देता है वो पोषक तत्व है आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। पुरानी पत्तियों पर जो लक्षण दिखाई देता है वो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह कौन से पोषक तत्व है जिसके कमी के लक्षण शीर्ष एपिकल पार्ट पर दिखाई देता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, डबल स्टार करेंगे। कैल्शियम एंड बोरान। एपिकल पार्ट पर कैल्शियम और बोरान तत्व के कमी का लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। यदि हम बात करेंगे इसमें ग्रीन वेंस और येलो वेंस, ठीक है। ग्रीन वेंस और येलो वेंस क्या होता है? यदि हरा सिरा की बात करेंगे ग्रीन वेंस, और दूसरा बात यह है येलो वेंस, ठीक। तो ग्रीन वेंस और येलो वेंस क्या होता है? जैसे कोई पत्ती है, लीफ है, और लीफ पर जो सिराएं, जो वेंस दिखाई दे रहा है ये हरे रंग का है, और पूरा जो पत्ती है पीले रंग का दिखाई दे रहा है। मतलब कंप्लीट क्लोरोसिस है। कहने का मतलब क्लोरोसिस मतलब क्या होता है? हल्का हरे से पीले रंग में परिवर्तित हो जाना क्लोरोसिस कहलाता। क्या होता है? पत्ती का जो वेन्स है वो ग्रीनिश कलर का होगा, लेकिन पत्ती कंप्लीटली येलोविश कलर का दिखाई देगा, तो उसे बोलते हैं क्या? ग्रीन वेन्स। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नई पत्तियों पर ग्रीन वेन्स किसकी कमी से दिखाई देता है, तो आंसर लगाइएगा आयरन, सल्फर। और नई पत्ती पर येलो वेंस किसकी कमी से दिखाई देता है, तो आंसर लगाएगा मैग्नीज एंड कॉपर। क्लियर? यहां पर यदि हम पुरानी पत्तियों के केस में बात करें, येलो वेंस, ग्रीन वेंस की बात करें, हरा सीरा किस पर दिखाई देता है, तो ग्रीन वेंस की बात करेंगे तो आंसर करिएगा नाइट्रोजन। एंड यहीं पर येलो वेंस की बात करेंगे, पीला सीरा किस पर दिखाई देता है, तब लगाइएगा मैग्नीशियम। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कैसे? नई पत्तियों पर ग्रीन वेंस का दिखाई देना, हरा सीरा का दिखाई देना आयरन और सल्फर तत्व के कमी के लक्षण है, और पुरानी पत्तियों पर ग्रीन वेंस का दिखाई देना नाइट्रोजन तत्व के कमी के लक्षण है। नई पत्तियों पर येलो वेंस का दिखाई देना मैग्नीज और कॉपर तत्व के कमी के लक्षण है। यहीं पर ओल्डर लीफ, पुरानी पत्तियों पर येलो वेंस का दिखाई देना मैग्नीज तत्व के कमी के लक्षण है। बिल्कुल ध्यान से देखें, उसके बाद ही उस क्वेश्चन का क्या करें, आंसर करें। इसके बाद लास्ट घुलनशीलता के आधार पर मैं पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस करूंगा। सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता के आधार पर दो भाग में, एक होता है सॉइल सॉल्युबिलिटी, दूसरा होता है प्लांट सॉल्युबिलिटी। मतलब मृदा में घुलनशील व पौधे में घुलनशील, ठीक है। आइए देखते हैं मृदा में घुलनशील तत्व कौन कौन सा है। याद रखिएगा मैग्नीज, बोरान, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम, ठीक है। ये पूरे के पूरे तत्व किसमें घुलनशील है? मृदा में घुलनशील है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब आएगा प्लांट सॉल्युबल्स। तो वे कौन से तत्व है जो पौधे में सबसे ज्यादा घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज हाईली सॉल्युबल इन प्लांट्स? पौधे में सबसे ज्यादा घुलनशील है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम।
ठीक है, नाइट्रोजन को सिंगल स्टार लगा दीजिए। पौधे में हाईली सॉल्युबल कौन सा है? नाइट्रोजन। यदि मध्यम घुलनशील की बात करें, मॉडरेट मध्यम घुलनशील तत्व कौन से है? तो आंसर लगेगा जिंक। लेस कम घुलनशील पौधे में कौन कौन से है? आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर। क्लियर? देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार, इमोबाइल इन प्लांट्स। वह कौन से तत्व है जो पौधे में अघुलनशील है? तो पौधे में अघुलनशील तत्व कौन से है? कैल्शियम एंड बोरान। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वह कौन से पोषक तत्व है जो पौधे में अघुलनशील है, इमोबाइल है, लेकिन उसके कमी के लक्षण एपिकल पार्ट पर दिखाई देता है। तब आंसर करिएगा कैल्शियम एंड बोरान। नोट करके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। क्वेश्चन ये कहता है कि वह कौन से पोषक तत्व है जो पौधे में अत्यधिक घुलनशील है लेकिन मृदा में अघुलनशील? तो पौधे में हाईली सॉल्युबल और मृदा में जो अघुलनशील तत्व होते हैं वो कौन से हैं? फास्फोरस। कौन से हैं? फास्फोरस। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी के लिए, फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया जाता है। यदि बैक्टीरिया की बात करेंगे, किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर लगाएगा स्यूडोमोनास। फास्फोरस की घुलनशीलता को कौन बढ़ाता है? स्यूडोमोनास। यहीं पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कॉपी में कि सल्फर की घुलनशीलता को कौन बढ़ाता है? तो सल्फर की घुलनशीलता को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया का नाम है थियोबैसिलस। ओके, सल्फर की घुलनशीलता को कौन बढ़ाता है? थियोबैसिलस। फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाता है कौन? स्यूडोमोनास। ये रहा पोषक तत्वों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यदि यह वीडियो अच्छे लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।